बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त 20,000 से ज़ायद कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं। 450 से ज़ायद अमवात वाक़ हो चुकी हैं, जो कि तेज़ी से 500 की तरफ गामजन है। ऐसी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भी एक बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, बहुत बड़ी मुश्किल सिचुएशन से दो चार है और गवर्नमेंट का तमाम तर ध्यान इस वक्त कोविड-19 की तरफ है। लेकिन इसके साथ साथ एहतसाब और इंसाफ के मामलात भी रुक नहीं रहे और एहतसाब और इंसाफ का तकाजा भी ये है कि वो चलता रहे और फौरी तौर पर मुयस्सर भी हो। ऐसी सूरत हाल में या ऐसी सिचुएशन में एहतसाब के मामले के हवाले से आज का सबसे बड़ा इवेंट शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी, जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सामने हुई। इस पेशी के अंदर वो इल्ज़ाम जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है उसके हवाले से बात हुई, जो कि बेसिकली आमदन से ज़ायद असासों की बात है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम, इससे पहले बहुत सारे इल्ज़ामात और भी लगते रहे। आशियाना स्कैंडल हमारे सामने था, साफ पानी स्कीम के हवाले से भी वो इल्ज़ामात बर्दाश्त करते रहे। लेकिन अब एक और मामला स्टार्ट हो गया, जो कि मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस की गुफ्तगू के बाद से और उससे पहले से भी चला आ रहा है। ऑपोजिशन की तरफ से हमेशा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कार्ड के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता रहा। आज भी इसी तरह की बात हुई। लेकिन नेशनल अकाउंटेबिलिटी दर हकीकत एक ऑटोनमस इदारा यानी खुद मुख्तार इदारा होना भी चाहिए और है भी। लेकिन इस हुकूमत के ऊपर भी वही इल्ज़ामात लगते रहे जो PMLN और पीपल्स पार्टी पे अपने अपने अदवार में लगते रहे, यानी वो इल्ज़ाम के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को गलत तरीके से अपने सियासी ऑपोजिशन के लोगों के हवाले से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये वाकई में इस इल्ज़ाम में कुछ सदाकत है या फिर ये चोर की दाढ़ी में तिनके से ज़्यादा कुछ नहीं? क्या PMLN और पीपल्स पार्टी को अपनी अपनी कारकर्दगी या अपने अपने जो माजी में वो करते रहे काम, उसकी वजह से PTI के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या वाकई में PTI भी इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल करिए? इस सवाल से बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सत्तार खान साहब, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। सबसे पहले सत्तार खान साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के बारे में हमें पता है कि वो अलील रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर इसलिए भेजा गया, शहबाज शरीफ साहब को बेसिकली कैंसर था और पिछले टाइम्स के अंदर जब वो नहीं पेश होते थे तो बेसिकली रीज़न भी यही दी जा रही थी कि वो कैंसर के पेशेंट है, उनकी इम्यूनिटी लो है। आज भी मरियम औरंगजेब साहिबा ने यही फरमाया। क्या फरमाया पहले वो सुन लें, उसके बाद फिर सवाल को कंटिन्यू करेंगे। आज ये बात जाहिर हो गई कि नैब सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के फेसेस और केसेस देखता है। तो अब ये जो रीजन ना पेश होने की दे रहे थे सत्तार खान साहब, सबसे पहले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या वो वजह थी? क्या नैब की जो कारकर्दगी अभी हमारे सामने आ रही है वो ठीक है? मरियम औरंगजेब साहिबा की बात ठीक है? जेन्युइन रीजन किसकी है? और क्या ऑपोजिशन जो बार बार ये कह रही है कि नैब तो बेसिकली एक आला कार बना हुआ है, ये भी बात दुरुस्त है? टग ऑफ वॉर के अंदर कौन विनर होगा, कौन हारेगा? जिन बातों का आपने जिक्र किया शहबाज शरीफ के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से, अगर वो मेरे साथ भी वो अलामात हों तो शायद मेरी भी सारी जो उजरदारियाँ वो ऐसी हो जाएंगी जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हैं। और नैब की तरफ अगर चला जाए तो नैब भी हम पाकिस्तानियों की तरह का एक पाकिस्तानी इदारा है, वहाँ पे भी पाकिस्तानी लोग रहते हैं। तो हम दोनों तरफ से अगर देखें तो दोनों तरफ से अपनी अपनी तरफ से हम अपने पाकिस्तानी होने का सबूत देते जा रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, शरीफ हो, नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो, और दूसरी तरफ से नैब हो। अब देखना ये है कि आपके पास इतनी डेप्थ है इंफॉर्मेशन की कि आपको एक्चुअली जो सूरत हाल है उसकी आगाही हो कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से या नैब के हवाले से आपके पास सूरत हाल उस तरह से वाज़ेह है कि नहीं। क्योंकि मीडिया का काम ये होता है कि बोलने वाले तो दोनों तरफ से बोलेंगे, अपने अपने हक में बोलेंगे और दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन मीडिया का काम ये है कि मीडिया के पास वो इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सके कि नवाज शरीफ गलत कह रहा है, शहबाज शरीफ गलत कह रहा है, मरियम बहाना ढूंढ रही हैं, या नैब जो है ना, नैब का केस जो है वीक है। अब नैब का केस वीक है या मजबूत है, हम दो सूरतों में, हर दोनों सूरतों में हमारे पास कम अज कम इतनी इंफॉर्मेशन हुई जिनकी बेस पर हम ये कह सकें
कि जनाब नैब का केस बड़ा मजबूत है, या फिर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज जो कुछ भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो झूठ कह रहे हैं, वो बहाना की तलाश में है, वो बहाने तलाश रहे हैं। अब होता ये है कि यूं ही एक तरफ हमें कोई खींचता हम उसकी तरफ चले जाते हैं कि जनाब उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, और यूं ही हमें दूसरी तरफ से खींचा जाता है तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं कि जनाब वो ये कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये देखने वाली बात है कि हमारे पास कुछ है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें। नैब है वो अपनी जगह पर 1999 से लेकर आज तक मुकम्मल तौर पर नाकामी का एक मुंह बोलता सबूत है, और इसी तरह शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मरियम नवाज वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। अब ये दो तरह से है कि एक तरफ से आपको नैब टकरी हुई है जिसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, दूसरी तरफ से शरीफ खानदान है जिसके साथ बड़े बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसको हम डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिन मामला में राइट अच्छा फारूक साहब, यहाँ एक और बात जो कि जनरली सुनने में आ रही हुई है कि जी देखें बदमज़गी हो रही है एक ऐसे टाइम के ऊपर जहाँ हम लोगों को इत्तेहाद के साथ होना चाहिए, जहाँ हम लोगों को सारों को मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, वहाँ हम लोग इस तरह के मामलात कर रहे हैं जिससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक इमेज डेवलप हो। फारूक साहब, क्या ये बात सही है? क्या वाकई में बदमज़गी पैदा हो रही है, और क्या इस बदमज़गी की वजह से हमें एहतसाब को रोक देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वो आपकी बात सही है कि बदमज़गी तो है, कि इरिटेंट तो है PMLN के लिए, खासकर शरीफ फैमिली के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए। लेकिन देखिए ये गवर्नमेंट के जो मामलात हैं, एहतसाब के मामलात हैं, ये तो साथ साथ जो है इनको चलते रहना चाहिए। जारी बात है जो प्रिकॉशन लेनी है वगैरह वगैरह वो तो तमाम होनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, आज तो खबर यही है कि शहबाज शरीफ साहब नैब लाहौर के आगे पेश हो गए। लेकिन देखें अनिका, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी शहबाज शरीफ साहब पेश हुए नहीं पेश हुए, जनाब नैब जो है उनको उनके अरेस्ट होने के चांसेस हैं, या अगर नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। मुझे ये चीज अब इंप्रेस इसलिए नहीं करती है कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब पहले भी अरेस्ट हुए थे, और पैटर्न पाकिस्तान में बड़ा क्लियर है। शहबाज शरीफ साहब दोबारा अगर कभी अरेस्ट होते भी हैं, अब 6 जून को गालिबन उनको दोबारा तारीख दी गई है, तो क्या होगा? अरेस्ट होते हैं चंद दिन, चंद हफ्ते वो नैब की कस्टडी में होंगे, फिर वो जेल चले जाएंगे, उसके बाद वो हॉस्पिटल में की एडमिट हो जाएंगे, उसके बाद उनको बेल मिल जाएगी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, और पता नहीं कितने मामला बैक चैनल में होते हैं। तो लिहाजा ये सारा जो सर्कस चल रहा है ना एहतसाब का, मैं तो आप बिल्कुल सहमत हूं कि ये हमें बहुत बेवकूफ बना लिया गया है। ना केसेस आगे चल रहे हैं, ना केसेस पे कन्विक्शन हो रही है। चेयरमैन नैब साहब हर 15 दिन के बाद एक रवायती प्रेस रिलीज जारी हो जाती है जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग करते हैं कि जनाब हमने इतनी रिकवरी कर ली, और ये कुछ नहीं बताते हैं क्योंकि केसेस किस पोजीशन में है। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के अवाम भी समझ गए हैं कि ये एहतसाब नहीं है, ये पता नहीं कुछ और ही चीज हो रहा है इसमें। अब आप देखिए मीर शकील रहमान साहब के केस में अच्छे भले नवाज शरीफ साहब को वो बाहर बैठे हैं, उन्होंने आना नहीं आया कि श्योर यू, उनके रेस्टोरेंट नैब ने जारी कर दिए है, और अब मीर शकील रहमान साहब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कुछ अर्से बाद दिनों बाद देखेंगे वो भी बेल पर रिलीज हो जाएंगे। तो मेरा मकसद ये है कि जब मकसद यही है कि इनको पकड़ना रखना, उसके बाद ये बाहर निकल जाएंगे, तो अवाम में क्या इंप्रेशन जा रहा है? लिहाजा ये नॉट, मैं दोबारा ये कह रहा हूं, मुझे ये बात इंप्रेस नहीं कर रही जनाब बहुत शहबाज शरीफ अरेस्ट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताएं, इतने महीने से नैब लगा हुआ है, क्या उनको उनके एसेट्स के बारे में मालूम नहीं है? मैं कहता हूं उनको एक एक पिन का पता है कि ये पिन कहां से आई है। तो ये क्या ड्रामा चल रहा है कि जिनको क्वेश्चन देते हैं वो नहीं आते हैं 3 मरतबा, फिर थ्रेट होते हैं 4थी मरतबा आ जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। व्हाट इज दिस ड्रामा गोइंग ऑन इन पाकिस्तान? तो लिहाजा काइंडली इस पे कोई, मैं तो मजीद अब इस पे ना कुछ तवज्जो देता हूं क्योंकि मुझे पता है इसे कुछ नहीं निकलना। बेल जब मिल जाती है तो याद रखें मेरी नजर में केस तकरीबन खत्म हो गया। तो उसके बाद अभी तो देखना शहबाज शरीफ का तो रेफरेंस केस कैसे खत्म हो गया फारूक साहब? आप कह रहे हैं केस तकरीबन खत्म हो गया। वो नैब के कार्रवाई से आज जो तकरीबन कुछ घंटे पहले शहबाज शरीफ साहब पेश हुए, उससे मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इससे तो लग रहा है कि केस अभी शुरू हुआ है। नहीं देखें, अभी तो उन्होंने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन टाइप चीज कर रहे हैं, फिर उसके बाद रेफरेंस दायर होना है। इन द मीन टाइम इनको ये फिर कोई बहाना बना के कोई बैक चैनल करके ये फिर लंदन चले जाएंगे, फिर कई महीने बाहर बैठे रहेंगे,
और यही सिलसिला चलता रहेगा। और नैब के अंदर या तो डे टू डे हेयरिंग्स हो, इनको अरेस्ट करें, डे टू डे हेयरिंग्स करें, 4 हफ्ते में 8 हफ्ते में कन्विक्शन हो या उनको बरी किया जाए, फिर हम माने कि हाँ भी कोई प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी चल रहा है पाकिस्तान में। ये तो जब यहाँ पे बेल हो जाती है तो उसका मतलब तारीखें पड़ती हैं 2-2 महीने, 6-6 महीने। अब देखें ना, 6 जून को शहबाज शरीफ साहब को दोबारा बुलाया। आप मुझे बताएं अगर वो मुतमईन नहीं है, जिस आज बताया जा रहा है कि जी दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिज रिप्लाई, तो भाई उनको 1 हफ्ते बाद बुलाओ, 4 दिन बाद बुलाओ, अरेस्ट करो, रेफरेंस जो है उसमें क्लियरली बता दो कि जी वो मनी ट्रेल नहीं दे रहे हैं, वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग, OTTs और ये तमाम जो पैसे आ रहे हैं, जो उनके एसेट्स हैं, वो ये अपने जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इसके आगे रेफरेंस चले और महीने में देखो ना, ये तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे रेफरेंस दायर होता है, उसके बाद सारी कौम भूल जाती है, नैब भी भूल जाती है। चेयरमैन नैब हमें कभी नहीं बताता कि उनके रेफरेंसेस की पोजीशन क्या है। वो अपनी माल रोड की चाल धीरे धीरे पे चलते हैं। उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज होती है, हालात बदलते हैं, जिसका ये इंतजार करते हैं मुल्जिमान कि हालात बदलेंगे तो हम अपने आप को फिर फारिग करा लेंगे, हम बच के निकल आएंगे बाहर। तो ये क्या है, व्हाट इज इट? ये तो ढोंग चल रहा है पाकिस्तान में। ठीक, सही। अच्छा, मैं अब सत्तार खान साहब की तरफ जाऊंगी। सत्तार खान साहब, पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एक ऐसे टाइम के ऊपर जहां हम लोगों को वाकई में मुत्तहिद होना चाहिए कोविड-19 से लड़ने के लिए, वहां ऑपोजिशन भी कह रही है देखें जी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, गवर्नमेंट नाइंसाफी कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें गाहे बगाहे बयानात सुनने को मिलते हैं। क्या कोरोना वायरस के टाइम पर, कोविड-19 के टाइम पर अगर देखें जहां हर शख्स की फॉलोइंग को इस्तेमाल करके अवाम में आगाही पैदा की जा सकती है, उस टाइम पर वाकई में इसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एंड पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बोलेंगे या नहीं? देखिए, कोरोना को अगर आप बीच में लाएंगे ना तो फिर बात सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं रहती, उसमें फिर बाहर निकलती है तो अमेरिका भी उसमें आ जाता है, चीन भी उसमें आ जाता है। वो भी तो अपनी जगह पर वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ या शरीफ खानदान या फिर नैब कर रही है। क्योंकि यह पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए आपको एक मौके की तलाश होती है और आपको वो मौका कोरोना के वक्त भी मिलता है। आप कोरोना के दौर में भी आके अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए आपको कोई ना कोई बात ऐसी करते हैं जिससे आपसे पॉलिटिकल स्कोरिंग हो जाए आपकी। तो इस एक वक्त में जब कोरोना में एक आम बंदा फंसा हुआ है, उसको इससे कोई सरोकार नहीं है कि नवाज शरीफ अंदर होता है कि शहबाज शरीफ अंदर होता है। फिलहाल उसको ये प्रॉब्लम है कि मेरे अंदर कोरोना ना आ जाए, उसका प्रॉब्लम ये है। लेकिन उस दौर उसमें जब लोगों के दरमियान ये सोच, ज्यादातर यही सोच है, उसमें आकर आप अपने पॉलिटिकल स्कोरिंग करते हैं तो ये कोई मुनासिब बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि हम इससे छुटकारा इसलिए नहीं पा सकते कि ये हमारा ओढ़ना बिछोना है। फ्रॉम द डे वन हम इसी ओढ़ने बिछोने में पड़े हुए, चाहे हालात जिस तरह के मर्जी हो जाए, सैलाब आया हो, जल्जला आया हो, कुदरती आफात आई हो या कोई वबा फैली हो, हमने अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए अपनी अपनी जगह पे जाके स्कोर पॉइंट करना ही करना है। चाहे वो शहबाज शरीफ खानदान हो या कोई भी पॉलिटिकल जमात हो, सियासी जमात हो या सियासतदान हो, या फिर आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ चले जाएं दूसरी तरफ जिसके कंट्रोल में नैब रहती है। आज भी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नैब है। एस्टेब्लिशमेंट जो समझेगी कि भी हमने अपने जो पॉलिटिकल पॉइंटिंग, अपने स्कोरिंग करनी है तो उसके लिए फोकल पर्सन की जरूरत है, तो फोकल पर्सन के तौर पर वो नैब का इस्तेमाल करते हैं। नैब जब आती है तो वो एक इस तरीके से आती है कि उसको प्रोजेक्शन का मौका मिल जाता है कि शहबाज शरीफ ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया, मरियम नवाज ने ये किया। आगे से मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये कहने में हक बजाना में रहते हैं कि हम पर तो कुछ है ही नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी मेरी मालूमात या हमारे सुनने वालों की, देखने वालों की मालूमात कम अज कम इतनी कम से कम स्ट्रांग होनी चाहिए कि उनसे पता चल सके कि नैब झूठ बोल रहा है या शरीफ खानदान। अच्छा, आपकी मालूमात क्या कहती है सत्तार खान साहब? नैब सही है या गलत, या फिर PMLN की साइड सही है, शहबाज शरीफ साहब सही है या गलत? मेरे अपने ख्याल में तो बहुत अरसा हो चुका हमें ये बात करते हुए कि नैब का तो वजूद वैसे भी इसको ताले लगा देना चाहिए। इसकी वजह ये है कि जब जब इसको मौका मिल रहा है उभरने का, तो सिलेक्टिव ही रहा है। कोई भी दौर निकाल रहे सिलेक्टिव में गया है, ये मुझे छोड़ देता है, आपको छोड़ देता है, लेकिन जो इसका टारगेट होता है फिर चला जाता है। अब टारगेट पे जाने के लिए वेदर यू आर क्वालिफाइंग इट और नॉट, इसको छोड़े पड़े आप। केस मजबूत है कि नहीं है, मीडिया आपके साथ है, मीडिया को आप प्रोजेक्ट कर देते हैं, मीडिया को आप इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। ऐसा भी वो देखने में आया कि केस में कुछ नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पर आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो कहें केस में बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। ऐसा स्ट्रॉन्ग केस कैसे है?
तो मेरी नजर में शरीफ खानदान तो इसी तरह की पॉलिटिक्स 1985 ऑनवर्ड, जब से ये चीफ मिनिस्टर बने थे उस वक्त से लेके आज तक वो उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहा है। वो झूठ भी बोलता है, वो मुनाफिकत भी करता है, वो वक्त आने पर तो जताता भी है। इसी तरह नैब का भी वही हाल है कि फ्रॉम द डे 1 1999 ऑनवर्ड जो नैब है, इससे अपनी जाके देखें तो नैब में शायद ही कोई एक आधा बंदा हो, चंद एक बंदों को निकाल के मतलब बाकी सारे बंदे किसी न किसी चार्जेस में खुद आ जाएंगे। वो अगर इंक्वायरीज का मसला है तो इंक्वायरीज के लिए आपको यार्डस्टिक रखना पड़ता है कि इंक्वायरी कितने महीने में होती है। राइट सत्तार साहब। अच्छा फारूक साहब, मुझे ये बताइए, अभी सत्तार खान साहब कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि जी नैब तो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। आप तो बेसिकली हिस्सा रह चुके हैं दोनों का, नैब का भी एस्टैब्लिशमेंट का भी। आप ये बताएं, वाकई में ये सत्तार खान साहब की बात आप दुरुस्त समझते हैं? देखिए, मेरे पास कोई डायरेक्ट ऐसा एविडेंस तो नहीं है जिसमें मैं कह सकूं कि हाँ जनाब वो मैं बैठा हुआ था डीजी नैब के ऑफिस में या मैं उनके ऑफिसर्स के साथ रास्ते में रहता हूं और वो मुझे रोज बताते हैं कि जी हम तो ऊपर की डायरेक्शन के मुताबिक चल रहे हैं, या एस्टैब्लिशमेंट के हमें इंस्ट्रक्शन आती हैं, या चेयरमैन नैब कहीं बताएं कि जनाब मैं तो ये जितने फैसले हो रहे हैं इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट के, ये तो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से सारे मैं कर रहा हूँ, मेरे तक इख्तियारात कोई नहीं। देखिए मैं इसको ये बड़ा मुश्किल है इस बात को मानने का, लेकिन जो चीज मैं मानता हूं कि और मैं समझता हूं कि ये हो रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ बैक चैनल गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, लॉट ऑफ बैक चैनल। अनिका, जो ये सब जो चेयरमैन नैब ये जो बातें बोलते हैं, ये देखें ये ज्यादातर पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं। बैक चैनल ये कि चलें, वो उनकी कोशिश है कि हम तो अपने बुक के और मेरिट के मुताबिक करें, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट हो जाए और ऐसे लोग हो जाए, ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ बैक चैनल में क्या मामला चलते हैं, क्या बातें तय होती हैं, क्या अरेंजमेंट्स तय होते हैं, क्या नई अरेंजमेंट तय होते हैं। तो लिहाजा वो बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, माजी में होता रहा है, अभी भी हो रहा है और आइंदा भी होता रहेगा। पाकिस्तान में एक्चुअली इट इज ऑल बैक चैनल व्हिच डिक्टेट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। राइट अच्छा फारूक साहब, एक और जो सवाल थोड़ी देर पहले मैं सत्तार खान साहब के सामने भी रख रही थी कि कोरोना कोविड-19 अभी हमें बड़ी यूनिटी की ज़रूरत है, और यही कार्ड अभी ऑपोजिशन भी प्ले करते हुए नजर आ रही है कि देखें इस पॉइंट के ऊपर तो क्योंकि नैब ऑटोनमस इदारा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रही है बकौल ऑपोजिशन के, तो इस टाइम पर गवर्नमेंट ने अपनी कोविड-19 की नाअहली पे पर्दा डालने के लिए बेसिकली ये वाले केसेस को एक दफ़ा दोबारा उठाया है या हाईलाइट किया है। फारूक साहब, डू यू थिंक ये बहुत फारफेच्ड है या आप इसमें कुछ सदाकत देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आप देखें ना, सोच और आइडियोलॉजी में कितना फर्क है बिटवीन द पीटीआई और जो अपोजिशन पार्टीज हैं। अब तो खैर इमरान खान साहब ने वो कहना बार बार छोड़ दिया है, लेकिन 6 महीने पहले तक क्या होता था, चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू, ये काम चल रहा था पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कोई आप एक्सपेक्ट ना करें कि पीपल पार्टी हो या पीएमएलएन हो, वो जनाब कोई ऐसी बात खैर की करेंगे जिसमें गवर्नमेंट की तारीफ होगी, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे, ये नहीं होने लगा। मैं सिर्फ आपको क्विकली बताता हूँ पीपल पार्टी का। देखें, पीपल पार्टी की सोच, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस टोटली ऑपोजिट है जो कि पीटीआई का है सेंटर में या पीटीआई के बाकी सूबों में। लेटेस्ट एग्जांपल ले ले, ये कोरोना टास्क फोर्स जो है, आपके ख्याल में ये सिंध में कामयाब होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। कराची में जहां पे पीटीआई के एमिनेंट एमपीएस हैं, चले मान लेते हैं वहां पे ये अपना कुछ असर रसूख दिखाएंगे, कुछ काम दिखाएंगे, लेकिन सिंध इंटीरियर में पीपल्स पार्टी के जो एमिनेंट एमपीएस हैं वो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोरोना फोर्स। उनकी टास्किंग, उनकी तरफ से तो वो टाइगर फोर्स को ना यूज करने की बात भी आ गई थी ना फारूक साहब? नहीं, मेरा ख्याल, मैं ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ऑन नहीं करेगी इस टाइगर फोर्स को, क्योंकि देखे ना फिर बात वही चोर डाकू वाला आ गया, आइडियोलॉजीज का फर्क आ गया, और कितना पीछे ये एहसास प्रोग्राम ने एक्सपोज कर दिया पीपल्स पार्टी को सिंध इंटीरियर में कि कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बीआईएसपी में कैसे पीपल्स पार्टी बुरी तरह एक्सपोज होगी, वो तो अब पता लग रहा है। आधा पैसा तो मिडिलमैन खा जाते थे बीच में, जो बीआईएसपी में दिया जाता था। और अभी लेटेस्ट क्या कि जनाब 10 अरब रुपया तो सिर्फ नैब ने रिकवर किए, जो गंदम से जो मेगा पिलफरेज हुई है सिंध के गोडाउन में। तो पीपल्स पार्टी इन सिंध इज फीलिंग वेरी वेरी अपसेट
उनके लिए बड़ा एक मॉरल सेटबैक है, इवन अदरवाइज उनके इमेज का सेटबैक है। इमेज पहले उनका क्या था मिस गवर्नेंस का, तो लिहाजा वो नई पीटीआई के साथ वो चलने लगे किसी मामलात में। ये इनकी कन्फ्रंटेशन रहेगी। हाँ, एक छोटी मोटी वर्किंग रिलेशनशिप है जो नेशनल कमांड सेंटर में आपको उनकी नजर आती है। तो बिलावल साहब कहते हैं मुझे और पैसे दो, वो कहते हैं मुझे और पैसे दो। ये फेडरल गवर्नमेंट कहती है कहां से इनको पैसे दे, जो इनको पैसे देंगे वो तो चला जाएगा ओमनी ग्रुप के अकाउंट में या वो और फेक अकाउंट्स में चला जाएगा। तो बड़े देखें बड़ी कन्फ्रंटेशन है और बहुत तजाद है ये इनकी सोच में और अमल में बिटवीन द पीटीआई गवर्नमेंट इन द सेंटर एंड फारूक साहब थैंक यू। फारूक साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ सियासत की और एहतसाब की। अभी हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि हम गलत कर रहे हैं। मास्क का तरीका गलत है पहनने का, हाथ धोने का तरीका गलत, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग कोरोना से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं हमें थोड़ी सी चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान हमारे साथ मौजूद है जो कि फिजिशियन है और जॉन हॉपकिंस से इन्होंने स्पेशलाइजेशन की है पेशेंट सेफ्टी एंड हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट के हवाले से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब, एक तो हम सिखाते हैं लोगों को अमूमन के मास्क पहनना है, आंखों को मुंह को हाथ नहीं लगाना, नाक को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आप तो बाकायदा उस गियर में बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि आप यहाँ भी अमूमन डॉक्टर्स आकर यहाँ मास्क उतार दिया करते हैं, आपने मास्क पहना हुआ है, कैप पहनी हुई है, क्यों डॉक्टर साहब? जी, ऑन अ लाइटर नोट, पहले तो ये है कि अगर हम बहैसियत कौम अपना मास्क उतार दें तो बेहतर है, ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस लाइक द करंट सिचुएशन ऑफ दिस पेंडेमिक हमें कुछ एक्स्ट्रा एहतियाती तदाबीर लेनी पड़ रही हैं। ठीक है। और मैं ये पहन के इसलिए बैठा हूँ कि मैं जनरल पब्लिक को बता दूँ कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं कि मास्क पहनना है, नहीं पहनना है। मैं इस मास्क के बारे में कहता हूँ इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, ये एक छुरी की तरह है जिसकी एक शार्प एज जो है अच्छे काम के लिए आपको प्रोटेक्शन देती है, दूसरी एज इसी मास्क से आपको ख़तरा है ये बीमारी लगने का। इंटरेस्टिंग। क्योंकि इसका आउटर पार्ट जो है इस पे कंटिन्यूस ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं और ये कंटामिनेट हो रहा है और हम इसको टच भी कर लेते हैं समटाइम्स। सही। तो मास्क पहनना और उतारना ये इतना ही ज़रूरी है जितना मास्क पहनना है। ठीक है। अगर एक शख्स मास्क पहन रहा है और एक नहीं पहन रहा तो मेरा ख्याल है दोनों बराबर रिस्क में है। कैसे? वो कैसे? क्योंकि एक तरफ तो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे इवन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है आम आवाम को, क्या वो बात दुरुस्त कर? यस, दिस इज द सेम मिस्टेक विच द वेस्ट डिड। ठीक है। और उनके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को ये कहा गया कि आपने मास्क सिर्फ तब पहना है जब आपने सिम्टोमेटिक पेशेंट को देखेंगे या कन्फर्म्ड केस को देखेंगे। सही। अभी आज 2-3 महीने से जो है जितनी टाइम गुजर रहा है डॉक्टर्स ने लर्निंग की, ऑब्जर्वेशंस हुई, उनको पता चला कि नहीं, हमें तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को जिनको अलामात नहीं है, राइट, वो कैरियर तो हैं, वो अगर छींक नहीं रहे हैं, खांस नहीं रहे हैं, बोल तो रहे हैं, बोलने से भी तो ड्रॉपलेट्स फैलते हैं। सही। तो हमें हर सेटिंग के अंदर, आउटसाइड होम सेटिंग के अंदर, अगर मल्टी कंपाउंड फैमिलीज का सिस्टम है, अपार्टमेंट्स हैं, क्लोज रह रहे हैं, एक घर में 2-3 पोर्शन है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हमें घर पे भी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। और जो ये सोशल डिस्टेंसिंग है इसका तो काफ़ी मीडिया में भी क्लियर हो गया है, लेकिन आई वाज द एडवोकेट ऑफ, आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ यूजिंग दिस वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग। व्हाट वी नीड इज द फिजिकल डिस्टेंसिंग। हमें अपनी करेक्शन करनी होगी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कि एक ऐसा शख्स जो कि मास्क पहन रहा है और एक ऐसा शख्स जो कि मास्क नहीं पहन रहा, वो दोनों बराबर ही हैं एक तरह से। वो कैसे बराबर हैं? एक शख्स जो मास्क पहन रहा है जो कि आने वाली बीमारी को अपने आप से रोक रहा है मास्क के जरिए, वो एक ऐसे शख्स के बराबर कैसे हो सकता है जो कि कुछ भी नहीं प्रोटेक्टिव गियर पहन रहा? एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू कि अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें तो मास्क बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए है। सही। लेकिन अगर हम इसकी प्रोटेक्शन, इसका यूज़ करना नहीं आएगा तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। बिल्कुल उस तरह जैसे एक मोटरसाइकिल चलाने वाला, अगर उसको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता तो वो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सही। तो मास्क पहनने वाले को अगर मास्क पहनना नहीं आता और उतारना नहीं आता
तो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। राइट। क्योंकि मास्क को टच करेगा, फिंगर्स कंटेमिनेट करेगा, फेस को टच करेगा, मास्क को टेबल पे रखेगा, टेबल पे कंटेमिनेशन है, अपनी गोद में रखेगा कंटेमिनेटेड मास्क को, जेब में। आई हैव सीन पीपल, मैं तो बल्कि वर्ड यूज करता हूँ कि पीपल आर कैरिंग दिस कोरोना वायरस इन देयर पॉकेट्स। सही है। मास्क उतार के पॉकेट में डाल देते हैं। ठीक है। और इसमें सिर्फ जनरल पब्लिक नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को भी, क्योंकि हमें कल्चर चेंज करना होगा। Right. हमें अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे मैं बिफोर वी स्टार्टेड द प्रोग्राम मैं कह रहा था कि वी हैव अनफॉर्चुनेटली दीज आर द वर्ड्स ऑफ वन ऑफ द फेमस वर्ल्ड लीडर, लेकिन मुझे रिपीट करने का, क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि हु सेड दैट, सही है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि व्हाट डिड ही से। ही सेड कि आर फाइट इज, हमारी जंग जो है ये एक ना नजर आने वाले दुश्मन के साथ ठीक है। और ना नजर आने वाला दुश्मन हमारे मास्क पे भी मौजूद है। अभी जो ये मास्क मैंने पहना है, अगर मैं इसको यूं करके उतारता हूं तो मेरी फिंगर कंटामिनेट हो जाएंगी। तो कैसे उतारा तो जाए? मैं इस मास्क को अपनी इस छोटी फिंगर या कोई भी फिंगर से ठीक है। सिर्फ स्ट्रिप्स एंड को पकड़ के सही है। और ये उतार दिया मैंने। ठीक है। मैंने कोई साइड, मेरी फेस को मैंने बचाया, ठीक है। अपने हैंड्स को बचाया, सिर्फ एक फिंगर शायद कंटामिनेट हो। ओके। तो बिफोर वियरिंग द नेक्स्ट मास्क आई नीड टू। अच्छा, अब हर बार मास्क तब्दील करेंगे डॉक्टर साहब, या मास्क तब्दील किए बगैर भी वही मास्क पहन के नहीं, भी काम दिस इज व्हाट द पीपल आर रिकमेंडिंग इन हॉस्पिटल सेटिंग्स। ठीक है। डॉक्टर्स को बताया जा रहा है कि उनको 6 सेट मास्क के दिए जा रहे हैं सही। कि उनको टी ब्रेक के दौरान अपना मास्क उतार के प्रॉपर डस्टबिन में। मैं यहाँ डस्टबिन में नहीं, मैंने यहाँ अलहदा एक इस सर्फेस को बचाने के लिए टिश्यू का ये सेट बनाया हुआ है। ठीक है। इसके ऊपर ये मास्क रखा है क्योंकि ये मास्क अभी कंटामिनेटेड है, इस पर सही मैं है। बाहर से आया हूँ। ठीक तो है। इस मास्क को कोई नहीं टच कर सकता। आई विल डिस्पोज इट ऑफ इन अ क्लोज्ड बिन बिफोर सही। आई लीव। ठीक हो गया। अब मैं ये मास्क दोबारा नहीं पहन सकता। ठीक है। तो हर डॉक्टर को, हर हेल्थ केयर स्टाफ को, राइट। और इवन आप लोगों को, आम पब्लिक को भी मास्क जब उतार दें तो उसको दोबारा नहीं पहनना। ठीक है। नया मास्क लेंगे। राइट। तो अब मैं नया मास्क पहनने के लिए अगेन फॉलो द सेम प्रोसीजर। स्ट्रिप से पकड़ेंगे मास्क को निकालने के लिए और इस पोर्शन को नहीं टच टच नहीं करेंगे। ठीक हो गया। और इस तरीके से इसको फिक्स कर लेंगे। राइट। और जैसे मैंने अपने हाथ सैनिटाइज किए हुए ठीक है। हैं, मेक श्योर कि योर हैंड्स आर क्लीन। जब आप मास्क पहनने लगे तो उससे पहले अपने हाथ या तो धो लें या फिर सैनिटाइज। या सैनिटाइज। ठीक हो गया। थैंक यू। नाउ आई एम वियरिंग अ डबल प्रोटेक्शन। क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप एक्सपोज्ड होते हैं, इसलिए ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। दूसरा, ये बहुत प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट है। मास्क के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई है कि सर्जिकल मास्क इफेक्टिव है, N95 इफेक्टिव है, जबकि साइंटिफिक डाटा ये बताता है कि सर्जिकल मास्क और N95 मास्क वायरल प्रोटेक्शन एफिकेसी दोनों की 95% है। ठीक है। तो सही है। यानी अगर किसी को N95 नहीं मिल रहा तो बेसिकली सर्जिकल मास्क काफी है। सर्जिकल को डबल कर ले। ठीक हो गया। ठीक सही है। है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ फिर बात आ जाती है कि आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग बहुत एक्सपोज्ड हैं, इन द फ्रंट लाइन है, लेकिन हम तमाम लोग जो है, क्या हम लोगों को डबल करने की जरूरत है मास्क, या हम सिंगल सर्जिकल मास्क से भी काम चला आप सकते? अगर सिंगल सर्जिकल मास्क या इवन जब पहले डाटा जो अवेलेबल था Right. उसमें यह था कि मास्क प्रोटेक्शन एफिकेसी जो थी वो N95 की 95% फॉर वायरस एंड सर्जिकल वायरस के लिए 95। इस तरह डस्ट, पोलन के लिए और बैक्टीरिया के लिए N95 ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। वो 100% प्रोटेक्शन देता है। राइट। N95 Right. बैक्टीरिया, डस्ट, पोलन को। ठीक है। लेकिन सर्जिकल मास्क जो है 80% प्रोटेक्शन आपको देता है डस्ट, पोलन और बैक्टीरिया को। सही। वायरस को 95 देता है। सही। तो आप लोग आम सर्जिकल मास्क अगर पहने वो इफेक्टिव है। अगर वो किसी के पास नहीं अवेलेबल, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता या शॉर्टेज है, तो आम कपड़े का मास्क और ये जो स्कार्फ ये है, ये भी आपको प्रोटेक्शन देता है। उसकी वजह कि सही। जब WHO कहता है कि द डिजीज इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स, सही है। तो हमें ड्रॉपलेट्स का साइज इतना बड़ा है कि उससे आप अपने स्कार्फ से, अपनी चादर से, किसी भी चीज से चेहरे को ढांप सकती हैं। ठीक हो गया। तो प्रोटेक्शन देगा। यानी कुछ ना मास्क के या मुंह पे ढांपने की कुछ ना हो तो फिर अपना एक कपड़ा फिजिकल या बैरियर। मास्क। यस। द सेकंड थिंग इज, जो बहुत ज़रूरी है, मैं पब्लिक के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि क्या ये सिर्फ हमारा चेहरा या नाक मुंह है जिसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आते हैं? सही। हमारे ड्रॉपलेट्स तो फोरहेड पे भी आते हैं, हमारे ड्रॉपलेट्स सर पे भी जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इवन किचन के अंदर शेफ्स जो हैं या किचन स्टाफ जो है वो हेड कवर करके जाता है। सही है। और हमारे कल्चर में भी हेड को कवर करने का
ठीक है। द प्लेस आई बिलोंग टू इज फ्रॉम KPK। हमारी तरफ तो कल्चर ही नहीं था बगैर सर कवर किए बाहर निकलने का, मर्दों के लिए भी। सही। तो सर कवर करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको ड्रॉपलेट्स आपके सर पे, आपके बालों पे नहीं आएंगे, और आप ये ड्रॉपलेट्स बाहर से या ये वायरस घर ले जाके अपने बच्चों को महफूज रख सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वायरस के बारे में कुछ लोग बहुत लाइटली इसको ले रहे हैं। वो कह रहे हैं इतना कोई जानलेवा नहीं है, 2% डेथ मोर्टेलिटी रेट है इसका, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। पता नहीं क्यों मीडिया ने इतना बड़ा हवा बना दिया। क्या वाकई में हमने हवा बना दिया इसको, या इससे एहतियाती तदाबीर लेना इसके हवाले से बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा? ये ज़रा क्लियर करिएगा। मीडिया इज़ द ओनली ब्रिज, मीडिया इज़ द ओनली ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट्स, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स एंड द जनरल पब्लिक। ठीक है। अगर इस ब्रिज को हम प्रॉपरली नहीं यूज करेंगे, मीडिया की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ये अभी बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है, यानी इससे ज्यादा और हम मेहनत कर सकते हैं लोगों तक आगाही पहुंचाने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या एहतियाती तदाबीर क्विकली, फिर उसके बाद मुझे शो के इख्तिताम की तरफ जाना होगा। एहतियाती तदाबीर एक आम शख्स, और एक वो शख्स नहीं जो कि हर रोज मास्क तब्दील करना अफोर्ड कर सकता है, एक आम शहरी, एक मुतवस्सत तबके का शहरी क्या एहतियाती तदाबीर ले कि वो कोरोना वायरस से बच सके, और उसने बाहर भी जाना है? अनिका, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। गरीब आदमी सैनिटाइजर्स महंगे अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब आदमी सर्जिकल मास्क जो 50 रुपए से भी, जो कभी हमें 10 रुपए में मिलता था, नहीं अफोर्ड कर सकता। गरीब आदमी के लिए ये है कि साबुन इज एज गुड एज एनी गुड सैनिटाइजर। साबुन इस्तेमाल करें। साबुन के अंदर सर्फेक्टेंट है। ठीक है। सर्फेक्टेंट का मतलब ये है कि वो एक, मैं टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा कि हाइड्रोफिलिक एंड कौन सा है और हाइड्रोफोबिक कौन सा। साबुन ऐसे रेशे होते हैं कि वो इस जरासीम को उठा के, और इस जरासीम की जो आउटर लेयर है ये फैटी एसिड बाय लेयर यानी चिकनाई की है, और जैसे ही साबुन का झाग इसको टच करता है तो ये एक बबल की तरह ब्रेक डाउन हो जाता है, लाइक इट फॉल्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, उसी वक्त मर जाता है। ठीक है। तो गरीब आदमी साबुन से हाथ धोए बार बार। गरीब आदमी अपने कपड़ों को साबुन की या डिटर्जेंट की झाग में जब बाहर से आता है उसको डुबोए और धूप में टांग दे। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी तरफ मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि व्हाट आर द बर्निंग क्वेश्चंस। सही। इंटरनेशनली यूरोप के लिए बर्निंग क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ डेथ्स यूरोप के अंदर क्यों ज़्यादा हो रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्यों ज़्यादा हो रही हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इंडिया जैसे मुल्क में, रुवांडा जैसे मुल्क में क्यों कम हो रही हैं। अच्छा, इसके बारे में तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी और हमारी गवर्नमेंट भी बड़ी खुश है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र इतनी ज़्यादा अमवात वाक़या नहीं हुई। डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या उनकी एहतियाती तदाबीर कम इस्तेमाल करना है, या उनके ऊपर कम अमल करना है, या हमारे यहाँ वाकई में कुछ ऐसे अवामिल हैं जो कि हम लोगों को ज़्यादा इम्यून करते हैं इस वायरस के सामने? देखिए, एक्चुअली हम सुपर स्पेशलिटीज़ में चले जाते हैं। जो वायरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है वो अपनी एक्सप्लेनेशन देगा, जो पेशेंट सेफ्टी वाला है वो अपनी एक्सप्लेनेशन देगा, पॉलिटिशियन अपनी एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली द इशू इज़ वाइडर एंड मल्टीपल अप्रोच से हमें ये सोचना होगा कि हम लोगों में इस वायरस की वरीलेंस यानी इसको बीमार करने की जो ताकत है वो क्यों इतनी कम है, और हम लोग क्यों बचे हुए हैं। हम इसको जो है, कोई कहता है कि ये हर्ड इम्यूनिटी है, कोई कहता है कि जी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा यंग है, एंड दैट इज़ ट्रू, क्योंकि ज़्यादा जो अमवात हो रही हैं वो 40 से जैसे ऊपर जाते हैं 40-50 के बीच में अमवात ज़्यादा है, फिर 50-60 के बीच में और अमवात ज़्यादा हो जाती हैं, और 80 की एज में तो जो रेशो ऑफ डेथ है इस डिजीज़ से वो बहुत ज़्यादा है। सही है। तो पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, एक ये फैक्टर हो सकता है, बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर। प्रिवेंटिव मेजर्स की आपने बात की, हम लॉकडाउन की तरफ गए, ठीक है, फिर हमने उसमें रिलैक्सेशन की, सारा कुछ किया। तो लॉकडाउन, यस, इट्स वन ऑफ द वेज ऑफ प्रिवेंटिंग द स्प्रेड, बट दैट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। ठीक हो गया। अनदर थिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि व्हाट वी आर फॉरगेटिंग इज कि क्वेश्चन बेसिकली ये बर्निंग क्वेश्चन है पूरी दुनिया के लिए कि वेस्ट में और क्यों इतनी ज़्यादा अमवात हो रही हैं और बाकी पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्यों अमवात कम हो रही हैं। ठीक है। तो हम हर चीज़ का क्रेडिट खुद को ना लें कि हमने लॉकडाउन अच्छा किया है या हमने प्रिवेंटिव मेजर्स अच्छे किए हैं, ठीक है। मैं इसको कहूँगा इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पे आज भी देसी मुर्गी मिल जाती है। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे विटामिन सी की गोलियाँ खाने की बजाय माल्टे और अमरूद अवेलेबल हैं। और जनरल पब्लिक नॉलेज कि जब पता चलता है कि जी विटामिन सी ज़्यादा इफेक्टिव है इस बीमारी में, तो मार्केट से विटामिन सी शॉर्ट हो जाती है। आम लोगों को बताऊं मैं कि एक अमरूद में 4 माल्टों से ज़्यादा विटामिन सी होती है। अगर गरीब आदमी 4 माल्टे नहीं अफोर्ड कर सकता तो एक अमरूद ज़रूर खा सकता है। सही। इसी तरह
चुकंदर की मैं बात करूं आपसे कि चुकंदर के अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि डाइट्री नाइट्रेट्स होते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में फिर बचाने की आम जबान में समझाऊं कि चुकंदर खाने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, और पूरी दुनिया में एथलीट्स और जो है ना लोग इस चीज़ को अपनी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। व्हेन आई वाज इन स्कैंडिनेविया तो मुझे -30 डिग्री से बचने के लिए चुकंदर का सूप पीना पड़ता था। ठीक है। कि वो सर्कुलेशन बढ़ाता है, तो जब लंग टिश्यू डैमेज होता है, दूसरी फेज इन्फ्लेमेशन की जो इस डिजीज के अंदर है, तो दैट प्लेज अ वाइटल रोल ठीक। कि व्हेन देयर इज मोर ब्लड सप्लाई टू द डैमेजिंग टिश्यू। चुकंदर ज्यादा खाया जाए और जितना ज्यादा अमरूद हो सकता है या माल्टे हो सकते हैं। ये मैंने सिर्फ 2 मिसालें दी हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सलाद के पत्ते, ठीक है, यू नेम इट, शहद के अंदर जो है ना एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, शहद के अंदर जो है ना इन्फेक्शन इम्यूनिटी बेहतर करने की, इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा बड़ी क्वालिटी है, खजूर के अंदर मौजूद है, जो ये नेम इट। तो मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिविजुअल्स जो आके हम लोग, मैं पब्लिक वर्ड यूज़ करूंगा लेकिन शायद समझाने के लिए ज़रूरी है कि हम डॉक्टर्स और कुछ हम डॉक्टर्स जैसे लोग मीडिया पे आके अपनी अपनी दुकानें चमका रहे हैं। ठीक है। कोई टी बेच रहा है, जिस तरह डेंगू के अंदर कोई पपीता बेच के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा था। तो अल्लाह की इन नेमतों के अंदर जो मैंने नाम लिया, चाहे वो सलाद के पत्ते हैं, चाहे वो चुकंदर